Good morning, everyone. This is Dr. Jyoti Acharya, MLV Government College, Bhilwara. Today we are studying about acceptance of deposits by companies. आज हम कंपनी द्वारा जमाए या निक्षेप स्वीकारना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जमा या निक्षेप की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम जमा या निक्षेप किसे कहते हैं। जमा या निक्षेप में किसी कंपनी द्वारा जमा अथवा ऋण अथवा अन्य किसी रूप में प्राप्त धनराशि सम्मिलित है, जिसमें उन वर्गों की धनराशि सम्मिलित नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। जमाओं को स्वीकारना के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं कंपनी लॉ में। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स प्रोविजंस। जमाओं को स्वीकारने एवं उनका नवीनीकरण करने संबंधी प्रावधानों को हम दो वर्गों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है केवल सदस्यों से जमाएं स्वीकारना। केवल सदस्यों से जमाएं स्वीकारना के बारे में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स ओनली, उसके बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 73 में दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे विशेष संकल्प पारित किया जाएगा। कोई भी कंपनी अपने सदस्यों से जमाएं स्वीकार करने के लिए तभी पात्र होती है, जबकि पात्र मीन्स एलिजिबल होती है, जबकि वह अपनी साधारण सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित कर लेती है। अतः कंपनी को सर्वप्रथम विशेष संकल्प पारित करना चाहिए। प्रत्येक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुरूप ही अपने सदस्यों में जमाएं स्वीकार करनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी अपने सदस्यों से जमाएं उन शर्तों पर स्वीकार करेगी जो कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच आपसी सहमति से निर्धारित की गई है। इन शर्तों में जमाओं पर प्रतिभूति के प्रावधान, जमाओं के पुनर्भुगतान, जमाओं पर ब्याज के भुगतान की शर्तें भी सम्मिलित हैं। कोई भी कंपनी अपने सदस्यों से जमाएं स्वीकार करते समय कुछ शर्तों एवं अपेक्षाओं को पूरा करेगी। वो शर्तें कौन कौन सी होगी? प्रत्येक कंपनी अपने सदस्यों को एक परिपत्र जारी करेगी। इसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा कंपनी के लिए प्राप्त की गई क्रेडिट रेटिंग का विवरण होगा। इसमें कंपनी द्वारा पहले से प्राप्त जमाओं की राशि, जमाकर्ताओं की संख्या तथा ऐसी ही अन्य बातों का उल्लेख होगा। उसके बाद में प्रत्येक कंपनी इस परिपत्र की प्रति उक्त विवरण के साथ उस परिपत्र को जारी करने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करेगी और प्रत्येक कंपनी किसी वित्तीय वर्ष एवं अगले वित्तीय वर्ष में परिपक्व होने वाली जमाओं की कम से कम 15% राशि किसी अनुसूचित बैंक में जमा कराएगी। यह राशि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट नाम से पृथक खाता खोलकर जमा कराई जाएगी। प्रत्येक कंपनी निर्धारित की गई रीति एवं सीमा तक जमा बीमा दैट मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस की व्यवस्था करेगी। कंपनी जमा बीमा की व्यवस्था नियम DPT 5 के प्रावधानों के अनुसार करेगी। प्रत्येक कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि कंपनी ने जमाओं के पुनर्भुगतान एवं जमाओं पर देय ब्याज के भुगतान में कभी भी कोई त्रुटि नहीं की है। प्रत्येक कंपनी जमाओं के यथाविधि पुनर्भुगतान एवं उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए प्रतिभूति की व्यवस्था करेगी। तो ये जमाओं को स्वीकारना के संबंध में प्रावधान थे। और दूसरा प्रावधान है सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों अर्थात जनता से जमाएं स्वीकार करना। जनता से जमाएं स्वीकार करने के प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। हकदार या पात्र कंपनी जो होती है, कोई भी सार्वजनिक कंपनी जिसकी संपत्तियों का शुद्ध मूल्य अथवा जिसके आवर्त दैट मीन्स टर्नओवर निर्धारित की गई राशि से कम नहीं है, तो वह कंपनी सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अर्थात जनता से जमाएं स्वीकार कर सकती है। इसके लिए प्रत्येक कंपनी तभी जनता से जमाएं स्वीकार करेगी जबकि उसने अपनी साधारण सभा से विशेष संकल्प के माध्यम से जनता से जमाएं आमंत्रित करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली हो। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जनता से जमाएं आमंत्रित करने से पूर्व उपयुक्त संकल्प जो कि साधारण सभा ने जमाएं आमंत्रित करने के लिए पारित किया है कि एक प्रति रजिस्ट्रार को भी फाइल करेगी। प्रत्येक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुरूप ही जनता से जमाएं स्वीकार करनी होती हैं।
और कोई भी कंपनी जनता से जमाएं स्वीकार करते समय कुछ शर्तों और अपेक्षाओं को पूरा करेगी। जिस प्रकार केवल सदस्यों से जमाएं स्वीकारने के संबंध में शर्तों और अपेक्षाओं की अनुपालना की थी, उसी तरह से जनता से जमाएं आमंत्रित करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक पात्र दैट मीन्स एलिजिबल सार्वजनिक कंपनी विज्ञापन के रूप में एक परिपत्र जारी करेगी। इसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा कंपनी के लिए प्राप्त की गई क्रेडिट रेटिंग का विवरण होगा। प्रत्येक पात्र कंपनी विज्ञापन रूप में परिपत्र की प्रति उसे जारी करने के 30 दिन पहले रजिस्ट्रार को फाइल करेगी और प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष एवं उसके अगले वित्तीय वर्ष में परिपक्व होने वाली जमाओं की कम से कम 15% राशि किसी अनुसूचित बैंक में जमा कराएगी। यह राशि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट के नाम के एक पृथक खाते में जमा कराई जाएगी। प्रत्येक कंपनी निर्धारित की गई रीति एवं सीमा तक जमा बीमा दैट मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस की व्यवस्था करेगी। कंपनी जमा बीमा की व्यवस्था नियम DPT 5 के प्रावधानों के अनुसार करेगी। प्रत्येक कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि कंपनी ने कभी भी जमाओं के पुनर्भुगतान एवं जमाओं पर देय ब्याज के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रत्येक कंपनी जमाओं के यथाविधि पुनर्भुगतान एवं उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति की व्यवस्था करेगी। ये तो हो गई शर्तें। और प्रत्येक पात्र कंपनी दैट मीन्स एलिजिबल कंपनी जनता से जमाएं स्वीकार करने के 30 दिनों के भीतर कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार सृजन करेगी। प्रभार क्या होता है हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। प्रत्येक पात्र सार्वजनिक कंपनी जो जनता से जमाएं स्वीकार करने का इरादा करती है उसे किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करनी होगी। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कंपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग को जमाओं के आमंत्रण के समय जनता को प्रकट करेगी। क्रेडिट रेटिंग जमाओं के निमंत्रण के समय प्रतिवर्ष प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा कंपनियों द्वारा जमाओं के स्वीकरण संबंधी इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य सभी प्रावधान भी यथासंभव उन सभी पात्र सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक जमाएं स्वीकार करेंगी। तो ये प्रावधान थे जमाओं को स्वीकार करने संबंधी, केवल सदस्यों से जमाएं स्वीकार करने संबंधी और सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों अर्थात जनता से जमाएं स्वीकार करने के संबंध में प्रावधान। अब जब हम पिछले लेक्चर में या बार बार हम जो बोरोइंग पावर्स वाला चैप्टर है और उसके बाद में हमने जब डिबेंचर वाला टॉपिक पढ़ा था तो हम बार बार ये शब्द सुनने में आ रहा है कि प्रभार क्या होता है, प्रभार या चार्ज या मॉर्टगेज क्या होता है। तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभार का मीनिंग क्या होता है। संचालक जब ऋण लेते हैं तो ऋण की प्रतिभूति या जमानत के लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार भी उत्पन्न कर सकते हैं या संपत्तियों को बंधक भी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभार एवं बंधक संबंधी जो शब्द होते हैं या अर्थ होते हैं उनको हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभार का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ चार्ज। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभार कोई हित या ग्रहणाधिकार है जो किसी कंपनी अथवा उसके किसी उपक्रम अथवा दोनों की संपत्तियों या हस्तियों पर प्रतिभूति के रूप में सृजित किया जाता है तथा इसके अंतर्गत बंधक भी सम्मिलित है। साधारण शब्दों में किसी भी सौदे में जब दोनों ही पक्षकार अपने निश्चय या भावना का यह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि कोई विद्यमान या भावी संपत्ति किसी ऋण के भुगतान की जमानत के रूप में उपलब्ध रहेगी तथा ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह उस संपत्ति को उपलब्ध करवा सकेगा, तो उस संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न हुआ माना जाता है।
किसी भी संपत्ति को किसी ऋण के भुगतान के लिए प्रतिभूति या जमानत के रूप में उपलब्ध करने का ठहराव ही प्रभार या चार्ज कहलाता है। ऐसे ठहराव के विलेख का पंजीयन करवाना पड़ता है। अब हम देखते हैं बंधक किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ मॉर्टगेज। प्रभार की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत बंधक भी सम्मिलित है, अतः बंधक शब्द का अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। बंधक किसी भी निर्दिष्ट स्थायी संपत्ति में किसी हित का अंतरण है जो उधार दिए गए अथवा दिए जाने वाले धन, विद्यमान अथवा भावी ऋण अथवा आर्थिक दायित्व पैदा करने योग्य किसी भी वचन के पालन की प्रतिभूति देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये हो गया बंधक के बारे में अर्थ। अब हम देखते हैं कि प्रभार कितने प्रकार के हो सकते हैं। प्रभार दो प्रकार का हो सकता है, स्थायी या स्थिर प्रभार, फिक्स्ड चार्ज, और चल प्रभार या फ्लोटिंग चार्ज। स्थायी या स्थिर प्रभार किसे कहते हैं? स्थायी प्रभार तब कहलाता है जबकि प्रभार कुछ निश्चित एवं विशिष्ट संपत्तियों पर उत्पन्न किया जाता है। ऐसी संपत्तियां आसानी से पहचानी जा सकती है तथा संस्था के पास एक लंबी अवधि तक बनी रहती है। प्रायः ऐसी संपत्तियों में भूमि, भवन, मशीन आदि को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें एक लंबे समय तक आसानी से पहचाना जा सकता है। जिन संपत्तियों पर स्थायी प्रभार उत्पन्न कर दिया जाता है, संस्था द्वारा उनका लेन देन या अंतरण किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रभार रखने वाला व्यक्ति होल्डर ऑफ चार्ज अनुमति नहीं देता है। अब हम देखते हैं चल प्रभार किसे कहते हैं। फ्लोटिंग चार्ज जब किसी ऋण के भुगतान के जमानत के रूप में किसी विशिष्ट संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न नहीं किया जाता है बल्कि संस्था की सभी या कुछ सामान्य संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न किया जाता है, उसे चल प्रभार कहते हैं। लॉर्ड ग्रोवर के अनुसार चल प्रभार बादलों की तरह समय समय पर सामान्य विवरण दैट मीन्स जनरल डिस्क्रिप्शन की सभी संपत्तियों पर छाया रहता है। लॉर्ड मैकनाटन के अनुसार चल प्रभार किसी समय विशेष पर किसी संस्था की चल संपत्तियों पर सम्यक प्रभार दैट मीन्स इक्विटेबल चार्ज है। ऐसे प्रभार का प्रमुख तत्व यह है कि ऐसा प्रभार तब तक अप्रभावी होता है जब तक कि भारित संस्था चलती रहती है अथवा जिस व्यक्ति के हित में प्रभार किया गया है वह उसको प्रवर्तित नहीं करवाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चल प्रभार एक सम्यक प्रभार है जो किसी विशिष्ट संपत्ति को नहीं बांधता है बल्कि संस्था की संपूर्ण संपत्ति पर फैला हुआ रहता है। चल प्रभार के विलेख में उल्लेखित किसी घटना के घटित होने पर यह प्रभार स्पष्ट दैट मीन्स क्रिस्टलाइज या स्थिर हो जाता है। तब प्रभार में सम्मिलित सभी संपत्तियों पर वे सभी प्रतिबंध लागू होते हैं तथा प्रभावित करते हैं जो कि विशिष्ट प्रभार या स्थायी प्रभार में होते हैं। अब हम देखते हैं कि चल प्रभार के परिणाम क्या होते हैं। चल प्रभार के परिणामों को हम 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला है संपत्ति का उपयोग। संस्था उन सभी संपत्तियों का अपने व्यापार के संचालन में उपयोग कर सकती है जिन पर उसने चल प्रभार उत्पन्न कर दिया है। वह ऐसा तब कर सकती है जब तक प्रभार का स्थिरीकरण नहीं हो जाता है। दूसरा है संपत्तियों का बंधक एवं पुनः प्रभार। कंपनी अपनी प्रभारित संपत्तियों को बंधक भी रख सकती है या उन पर पुनः प्रभार भी उत्पन्न कर सकती है। ऐसी दशा में बाद वाले प्रभारधारी का अधिक अच्छा दैट मीन्स सुपीरियर अधिकार होगा, किंतु ठहराव में व्यवस्था करके पुनः प्रभार उत्पन्न करने के अधिकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है उपक्रम को बेचना। यदि कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य में उपक्रम के बेचने का उद्देश्य भी है तो कंपनी प्रभारित उपक्रम को बेच भी सकती है। नेक्स्ट है स्थायी प्रभार वाले पूर्वाधिकार।
स्थायी प्रभार रखने वाले का चल प्रभार रखने वाले से पूर्वाधिकार होता है, चाहे उसने चल प्रभार की जानकारी होते हुए भी विशिष्ट बंधक ही स्वीकार क्यों न किया हो। दूसरे शब्दों में, संस्था चल प्रभार युक्त संपत्ति का लेन देन या हस्तांतरण कर सकती है, चाहे चल प्रभार रखने वाले के हितों पर विपरीत प्रभाव ही क्यों न उत्पन्न होता है। तो ये थे चल प्रभार के परिणाम। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।